चलिए आज हम लोग जानेंगे 10th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है 20 के दांत, उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहले इसके बारे में जान लिया जाए, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए पहले समझते हैं इस चैप्टर को। 20 का जो दांत कहानी है, इसके लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। लेखक का परिचय कुछ देखते हैं। देखिए लेखक परिचय में समझते हैं एक एक करके कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बिहार की पुण्य भूमि पटना के बदरघाट में 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे। इनके पिता महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनके व्यक्तित्व पर इनके पिता का बहुत प्रभाव था। इसके अलावा इनकी पढ़ाई लिखाई पटना में ही हुई थी। इन्होंने स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में ग्रहण की। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। इन्होंने हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहे। इनकी मृत्यु 45 वर्ष की अल्पायु में 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गया। इनकी रचनाएं अब समझते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, नलिन बिलोचन शर्मा की जो रचनाएं हैं उसको देखते हैं। तो बता दें आप लोगों को कि दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास में विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत, 17 संग्रहित छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन प्रपद्य और नकेन 2, सलभ मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि इसके संपादित ग्रंथ हैं। इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व, जो इनकी कहानी होती हैं नलिन बिलोचन शर्मा की, मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्र से उभर कर आए हैं। आलोचना में ये आधुनिक शैली के समर्थक थे। ये कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्राही लेखक थे। अनेक पुराने शब्दों में इन्होंने नया जीवन दिया। प्रस्तुत कहानी जो है 20 के दांत, सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, कुपरिणामों को बताती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार की बातों का महत्व बता रही है। चलिए अब आगे 20 के दांत जो कहानी है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखते हैं। यानी कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको देखते हैं। वैकल्पिक प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 18 फरवरी 1916, पटना बदरघाट में हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन है, नकेन के प्रपद्य काव्य संग्रह किनकी कृति है? नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन ग सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहानी में जो कहानी है, कहानी में कठपुतली शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, किनके लिए प्रयुक्त किया गया है कठपुतली शब्द? तो आप लोगों को बता दें, कठपुतली जो शब्द है ये सेन साहब की पुत्रियों के लिए प्रयोग हुआ है। ग सही होगा, घ, ऑप्शन घ। खोखा के दांत को लेखक ने क्या कहा है? तो खोखा के दांत को लेखक ने 20 के दांत कहा है। ऑप्शन ख सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, रिक्त स्थान भरने वाले हैं तो रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन है, मतन अपने पिता को देखकर रह गया। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग हक्का बक्का, हक्का बक्का, ठीक है। तो हक्का बक्का रह जाता है कौन? तो हक्का बक्का रह जाता है मदन, ठीक है। मदन अपने पिता को देख करके हक्का बक्का रह गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, यह कहानी मध्यम वर्ग के, तो यहाँ पे भरेंगे अंतर विरोध, यहाँ पे भरेंगे अंतर विरोध, ठीक है, अंतर विरोध। आप लोग लिख लीजिएगा अंतर विरोध, ठीक है। अंतर विरोध लिखना है यहाँ पे। 2 नंबर का आंसर अंतर विरोध होगा।
अंतर्विरोध को उजागर करती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने डैश, यहाँ पे खाली स्थान जो है में एम ए किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत, और आप लोगों को लिख देना हिंदी और संस्कृत में इन्होंने एम ए किया था, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी और संस्कृत, बढ़िया से लिख लेना आप लोगों को, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। चौथा जो आप लोगों का दिया है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ नलिन बिलोचन शर्मा, यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा, यहाँ पे लेखक का नाम लिख दीजिएगा लो आप लोग, नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन है, सेन साहब की लड़कियाँ, तो यहाँ पे भरना है हम लोग को तहजीब और तमीज़, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत हैं। ठीक है, तो सेन साहब की लड़कियां क्या हैं, तो तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत है। अब कुछ लघुतरीय प्रश्नों को देखा जाए, लघुतरीय प्रश्न है उसके उत्तर को देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, लेखक के पिता रामावतार शर्मा किस भाषा के विद्वान थे, तो इसका आंसर होगा दर्शन और संस्कृत। फिर अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के पुत्र का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा कासू। फिर चौथा क्वेश्चन है, मदन के पिता का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा गिरधर। 5वां क्वेश्चन है, सेन की पुत्रियों से सोसाइटी की तरीकाएं क्या सीख सकती हैं, तो सेन की पुत्रियों से सोसाइटी की तरीकाएं क्या सीख सकती हैं, तो मुस्कुराहट सीख सकती हैं, आंसर यही होगा। छठा क्वेश्चन है, खोखा सेन साहब को कब प्राप्त हुआ था, तो आंसर होगा इसका बुढ़ापे में। 7वां क्वेश्चन है, सेन साहब पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, तो आंसर होगा इंजीनियर। 8वां क्वेश्चन, पत्रकार महोदय अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, तो जेंटलमैन, भला मानुस, इंसान, यही बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदन की माँ सेन साहब को देखकर क्यों चुप हो गई, क्यों चुप हो गई, तो आंसर होगा सेन साहब के सटे ओठों को देखकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहानी का नायक कौन है, तो आंसर होगा मदन। 20 के दांत शीर्षक कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो व्यंग शैली में लिखी गई है। चलिए लघुतरीय प्रश्नों में देखा जाए। पहला क्वेश्चन, खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो इसका आंसर होगा खोखा अपने माता पिता के ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था, माने ढलती उम्र में पैदा हुआ था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी, मतलब 5 लड़कियां थीं, इसलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। उसके विध्वंसक कार्यों में उल्टा सीधा कार्य करता था। उसके माता पिता उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, जबकि बेटियों का वे सिर्फ यह मतलब सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामलों में अपवाद था। अगला क्वेश्चन है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी, तो आंसर होगा सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, वे उसे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। इन संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखाने में बढ़ई मतलब मिस्त्री को, जो कारखाना का बढ़ई मिस्त्री था, उसको घर पर बुलाकर उसे कुछ ठोक पीट कर खोखा को ट्रेन करने का इंतजाम किया था। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब और जो उनके मित्र थे के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो सेन साहब और उनके मित्र के बीच पुत्रों के भविष्य में कुछ होने की बातचीत हुई। सेन साहब पहले ही बोल उठे कि वे अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय के स्वर में व्यंग्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है,
मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बतलाना चाहता है? इसका आंसर होगा मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमानता के बारे में बतलाना चाहते हैं। एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छू कर देखना चाहता है तो उसे ढकेल कर गिरा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर एक अमीर गाड़ी मतलब अमीर लड़का गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। यानी कि खोखा अमीर बाप का लड़का था। इस विवाद में यानी कि इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते विरोध को भी बताना चाहते थे, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कासू और मदन के बीच के झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग में के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था, जिसे गली के लड़के जो थे गली में खेल रहे थे। जब कासू गली में पहुंचा तो बच्चों को खेलते देख कासू का मन भी खेलने के लिए मचल गया, जिसे खेल का नेता मतलब उस खेल का नेता था, लीडर था, मदन था, जो उसके द्वारा अपमानित हुआ, उसे खेलने नहीं दिया। यानी कहने तो मदन खेलने से रोक देता है। इस पर कासू ने क्या किया कि मदन को एक घूंसा मारा। फिर मदन ने भी जब उसे मारा तो उसके 2 दांत टूट गए। मार करके उसे घर पहुंचा दिया। जब मारा तो वो कासू घर चला गया। फिर क्या होता है कि इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि अगर बच्चों में यानी बच्चों के बीच में बड़े लोग नहीं आए तो गरीब का बच्चा भी कमज़ोर नहीं होता, वह अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेखक के इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन जो शर्मा लेखक हैं ये लिखते हैं 20 के दांत पाठ लिखे हुए हैं। ठीक है, शीर्षक से मतलब इसमें उन्होंने बताया है, क्या बताया है तो बता दें। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत शीर्षक पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में झोपड़ी वाले अपने ही खिलाफ महल वाले का साथ देते हैं। इसका उदाहरण है कि उस लड़ाई अर्थात मदन और कासू की लड़ाई में सभी बच्चे ने कासू के पक्ष में बयान दिया। कोई भी यह नहीं कह सका कि पहले कासू ने ही मदन को हमला किया था। लड़ाई में तो किसी ने किसी की मदद नहीं की, पर साथ भी तो मदन का किसी ने नहीं दिया था। ठीक है, भले ही लड़ाई में किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन साथ मदन का किसी ने नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू का पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? देखिए, वो अपनी छाती से लगा लेता है। क्यों लगाता है? तो रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की जब पिटाई की जाती है तो उसे दंडित करने की बजाय छाती से लगा लेता है, क्योंकि सत्य को तो वह भी जानता था, फिर भी अपने बेटे की पिटाई कई बार कर चुका था। इस बार जब उसके बेटे ने अपने बार के अपमान का बदला खुद ही ले लिया तो उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ, इसलिए उसे अपने बेटे पर प्यार आया और दंडित करने की बजाय गिरधर लाल ने अपने लड़के को छाती से लगा लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। सर्वप्रथम उन्होंने गाड़ी का वर्णन उसकी कीमत से शुरू की है, फिर सेन साहब का बेटा और बेटी के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को बताया, फिर उनके बेटे को बुढ़ापे की उम्मीद बताया इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो बता दें कहानी का शीर्षक कहानी का शीर्षक है 20 के दांत। कहानी की शुरुआत अमीरों के अहंकार से हुई है। अमीरों के अहंकार को लेखक ने 20 के दांत कहा है। ठीक है, अब बता दें आप लोगों को कि इसमें अमीरों के अहंकार को 20 के दांत बताया गया है। अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब
हमेशा अपनी मतलब मदन की उपेक्षा की भाव से देखते थे, उसको उपेक्षा के भाव से देखते थे मदन को, और उसके पिता को अपमानित करते हैं, उसे दंडित करवाते हैं, अपने पुत्र की बुराई को उसके इंजीनियर बनने की संभावना बताते हैं। कहानी के अंत में मदन अपने अपमान का बदला कासू के दांत तोड़ करके ले लेता है। कासू, यहाँ कासू का दांत तोड़ना उसके अहंकार का मर्दन करना, यानी कोई अहंकार को समाप्त करना है। इसलिए कहानी का शीर्षक 20 के दांत बिल्कुल सार्थक यानी कि बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सेन साहब को 5 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियों को वे कड़े अनुशासन में रखते थे, पर बेटा को इतना अधिक प्यार करते थे कि अनुशासन का तो दूर वह सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाता था। उसकी गलतियों को वे भविष्य में होने वाले अच्छे गुण का संस्कार मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, हमारी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि इस कहानी के द्वारा लेखक अहंकार रूपी बुराई को दिखाते हैं। बुराई का अंत करने वाला ही तो नायक होता है। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से हुआ है। इस तरह कहानी का मतलब मदन जो है वह नायक है, यानी कि हीरो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो पहला है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। फिर ख दिया है, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार इन सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था। फिर ग क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। फिर अगला है, हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक कर रह गया। फिर अंगवा नंबर में दे दिया है, हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो सॉरी घ है, घ ही दिया, अंग तक नहीं दिया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, व्याख्या देखते हैं इसका। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली जो है उसके 20 के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसे नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। इस पंक्ति के द्वारा सेन साहब के बेटी के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार और व्यंग किया गया है। इसमें वे कहते हैं कि बेटी को वे इतने कड़े अनुशासन में रखते थे कि वे अपने मन से कुछ नहीं कर पाती थी। कठपुतलियों को जिस प्रकार से हम अपने इशारे पर नचाते हैं, उसी प्रकार सेन साहब की मर्जी के बिना वे कुछ भी नहीं करती थी। जब वे हंसने को कहते थे तो वह हंसती थी, और जब वह खेलने को कहते थे तो वह खेलती थी। उसे तो जोर से हंसने की भी मनाही थी, उन लोगों को, लड़कियों को जोर से हंसने की भी मनाही थी। आगे देखते हैं ख जो पंक्ति है उसको बता दे। तो सब में वैसे ही लिखा जाएगा, सेम जैसे ऊपर वाले में लिखा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के 20 के दांत पाठ से लिया गया है। इसे नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने सेन साहब के बेटे के प्रति बदलते हुए व्यवहार को बताया है। उन्हें बेटा बुढ़ापे में हुआ था, इसलिए वे बेटा को बहुत प्यार करते थे। प्यार के कारण वह बिगड़ गया था। सेन साहब उसे सुधारने के बजाय दुर्गुण उसके जो खराब गुण थे, दुर्गुणों, उसमें वह क्या देखते थे? इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे। उसे बचपन से इंजीनियर बनाने के लिए उन्होंने एक शिक्षक की बजाय कारखाने से बढ़ई के मिस्त्री को नियुक्त कर दिया था। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपने बेटे को बदलने की बजाय उन्होंने अपने सिद्धांत को ही बदल लिया है। आगे देखते हैं, ग है कि फिर वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के 20 के दांत शीर्षक पाठ से उद्धृत है, माने लिया गया है। इसे नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। इस पंक्ति के माध्यम के द्वारा लेखक ने समाज के अमीरों और गरीबों के बीच खाई को दिखाया है। एक अमीर का बच्चा अगर गाड़ी को तोड़ देता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। उसके लिए बड़ाई के पुल बांध दिए जाते हैं और उसके माता पिता अपने बच्चे के करतूत पर उल्सित होते हैं, माने खुशी महसूस करते हैं। वही अगर गरीब का बच्चा गाड़ी को छूना चाहता है, यानी मदन गाड़ी छूता है, तो उसे धक्का दे दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, उसे जख्मी कर दिया जाता है।
जब उसकी माँ उसे कुछ कहना चाहती है तो उसके बेटे के बारे में चोर, डाकू, गुंडे इत्यादि कहा जाता है। ठीक है, देखिए उस सबको चोर और कहा जाता है, चोर कह के इसके अलावा इस्तेमाल करके उसे चुप करा दिया जाता है। इससे भी उनका मन नहीं भरता है तो उसके पिता को बुला करके उसे भी अपमानित करते हैं, यानी गिरधरलाल को अपमानित किया जाता है। फिर उसे अपने पुत्र को दंडित करने के लिए आदेश दिया जाता है। फिर अगला देखते हैं घ नंबर जो है उसका, तो फिर सेम वही लिखाएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के 20 के दांत शीर्षक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। इसके कहानीकार जो हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इन्होंने लिखा है कि इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने कासू को हंस कहकर उसका मजाक उड़ाया तथा गरीबों को कौआ कहकर उसकी बेबसी को दिखाया है। कासू एक दिन खेलने के लिए गली में निकल जाता है। गरीब के बच्चों को लट्टू खेलते देखकर उसका मन ललक जाता है और खेलने की इच्छा जताता है। इस पर मदन ऐतराज हो जाता है, मना कर देता है, क्योंकि उसे मदन का बहुत अपमान किया था। उसने मदन का बहुत अपमान कर दिया था कासू ने। तो कासू अपने घर का बिगड़ा हुआ लड़का था, तो उसे नहीं सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने मदन को पर हमला कर दिया। मदन को भी ताकत तो थी ही, वह क्या करता है, वह ताकत थी तो वह क्या करता है, वहाँ कासू के बचाव के लिए कोई नहीं था। तो मदन क्या करता है, जब वहाँ पे बचाव के लिए कोई नहीं था तो वह दाव देखता है मदन कि कोई नहीं है। कासू से अपमान का बदला लेकर मदन क्या करता है, विजयी होने में सफल होता है, यानी उसका मार के दांत तोड़ देता है। हंस कौओं से नहीं जीत पाया, यानी हंस जो था कासू वह कौओं से नहीं जीत पाया, यानी जो गली में लड़के रहने वाले उनसे नहीं जीत पाया, क्योंकि कासू को हंस तो उसके माता पिता समझते थे, उसमें स्वयं अच्छा गुण था ही नहीं, अच्छा गुण था ही नहीं, इसलिए लेखक ने व्यंग के स्वर्ग में हंस कहा है। ठीक है, चलिए कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखा जाए। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना। तो सबसे पहले सेन साहब के बारे में जानते हैं। सेन साहब समाज के अमीर वर्ग के एक अहंकारी आदमी थे। उन्हें अपने धन का अहंकार था। वे गरीब से बहुत नफरत करते थे। वे एक अच्छे पिता भी नहीं थे। उन्हें अपने बच्चे में ही फर्क दिखाई देता था, यानी कहने को तो अपने बच्चे में ही फर्क दिखाई देता था। वे बेटा को अतिशय प्यार करते थे, माने बहुत ज़्यादा प्यार करते तथा बेटी को अति अनुशासन में रखते थे। बेटा का दुर्गुण भी, यानी उनका अवगुण भी उनको गुण लगता था। गरीब की बात सुनना उन्हें गंवार नहीं था। वे पुत्र, माने अच्छा नहीं लगता था गरीब का बात सुनना। वे पुत्र के मोह में अंधे थे। दोस्तों के व्यंग को भी नहीं समझ पाते थे। उन्हें अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता है। चलिए आगे समझते हैं मदन के बारे में। देखिए मदन जो है, मदन एक गरीब बच्चा था। सेन साहब की गाड़ी को देख कर उसका मन भी उसे छूने को ललचता है। बेचारा गाड़ी तो छू नहीं पाता है, बदले में उसे दर्द और अपमान सहना पड़ता है। उसे घर में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह एक बहादुर लड़का भी है। जब उसे अवसर मिलता है तो वह अपने अपमान का बदला लेने में नहीं चूकता है। कासू को मारकर वह अपनी बहादुरी को साबित कर देता है। अगला आप जानते हैं अब कासू के बारे में। कासू जो है अमीर पिता का बिगड़ा हुआ लड़का है। उसमें गुण के नाम पर कुछ भी नहीं है, भले ही उसका नाम पिता उसके दुर्गुणों को भी गुण में गिनते हों। वो न वह अपनी बहनों से और न आगंतुकों से, माने जो आने वाले घर पे थे उनसे, और न ही अपने पड़ोसी से बच्चे के साथ उसका अच्छा व्यवहार रहता था। वह बहादुर भी नहीं है। मदन ने लड़ाई में उसे मात दे दी। वह घर के सामानों को भी क्षति पहुंचाता था, यानी कि कभी बत्ती फोड़ देता था, कभी हवा निकाल देता था गाड़ी का। अंततः हम यही कह सकते हैं कि वह अच्छा लड़का नहीं है। गिरधर के बारे में समझते हैं। गिरधर मदन का लाचार पिता है। वह गरीब है, इसलिए सेन साहब के यहाँ काम करता है। वह जानता है कि मदन निर्दोष है, फिर भी वह मदन को दंडित करने से नहीं चूकता है, क्योंकि मदन को दंडित करने से सेन साहब को खुशी मिलती है। वह अपनी नौकरी को बचाने के लिए मदन पर अत्याचार करता है, लेकिन उसके अंदर एक पिता का आत्मा भी है। इसलिए जब मदन ने
जो मदन था कासू से बदला लेता है तो उसके नौकरी छूट जाती है। फिर भी वह क्या करता है, मदन को छाती से लगाकर गिरधर जो था छाती से लगा लेता है। गिरधर एक गरीब और लाचार व्यक्ति है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। तो बता दें 20 के दांत का शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। यह कहानी अत्यधिक प्यार दुलार के कुपरिणामों और सामाजिक असमानताओं एवं भेदभाव को उजागर करती है। सेन साहब को ढलती उम्र में बेटा होता है, उसका नाम कासू रहता है। इस उम्र में 5 बेटियों के बाद बेटा का होना उस बच्चे को अत्यधिक प्यार देने के लिए काफ़ी है। सेन साहब अपने बेटा को बहुत प्यार करते हैं, बेटियों को कड़े अनुशासन में रखते हैं, लेकिन बेटा को कुछ सिखाते ही नहीं। वह जो भी करता है उन्हें उसमें गुण दिखाई देता है। वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसमें इंजीनियर बनने की संभावना नज़र आती है। आगे समझते हैं। वे अपने बेटे की हर शैतान से खुश होते थे, यानी कि जितनी भी शैतानी थी उससे वह खुश होते थे। जब उनके बेटे ने उनके दोस्त की गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी तो वे उन्हें खुश होकर बताने लगे कि देखा, हमेशा वह गाड़ी के पीछे पड़ा रहता है, इंजीनियर जो बनना चाहता है, यानी कि हवा निकाल के वह इंजीनियर बनना चाहता है। एक गरीब बच्चा जब उनकी गाड़ी को छू कर देखना चाहता है तो उसे उनका ड्राइवर ढकेल करके गिरा देता है, जिससे उस बच्चे का चोट आती है और उसके घुटने में खून निकल आता है। उस बच्चे की माँ जब उन्हें कुछ कहना चाहती है तो उल्टे उसको चुप करा देते हैं। उस बच्चे के पिता को बुलाकर डांटते हैं, बच्चे को अनुशासन सिखाने और उपदेश देने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसे बच्चे ही चोर और डाकू बनते हैं। उस बच्चे का नाम मदन है। उसका पिता गिरधर घर जाकर अपने बेटे की पिटाई करता है। मदन अभी तो बच्चा है, जो मदन था वह अभी बच्चा था, लेकिन उसके अंदर भी भावना है। दूसरे दिन कासू जब गली में आकर खेलने की इच्छा जताता है तब मदन उसे खेलने नहीं देता है। इस पर कासू जो था उस पर झपट पड़ता है, यानी झपटता है। मना कर देने पर कासू मदन पर झपट पड़ता है। वह कासू के अब क्या करता है, मदन भी कहाँ चुप रहने वाला था, तो वह कासू के 2 दांत तोड़ डाले, मैंने 2 दांत तोड़ दिए, जिससे कारण उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी गिरधर को नौकरी से निकाल दिया गया। फिर भी उसका पिता उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया था। ठीक है।